120 घंटे की लगातार कवरेज के तहत अब की बार किसकी सरकार में न्यूज नेशन आपके सामने देश के मूड को लगातार प्रस्तुत करता रहा है। 19 तारीख को न्यूज नेशन ने अपना एग्जिट पोल आपके सामने प्रदर्शित किया, जिसमें हमने आपको बताया कि एनडीए गठबंधन को 282 से लेकर 290 सीटें आ सकती हैं। लेकिन पत्रकारों का एक अपना मत होता है। पत्रकार दरअसल देश की नब्ज को समझते हैं, इसलिए हमने सोचा क्यों ना आपके सामने वरिष्ठ पत्रकारों का एक समूह प्रस्तुत किया जाए जो अपना एग्जिट पोल आपके सामने रखे, बताए क्या मुद्दे रहे हावी, कैसे रहे हावी, किसने मारी बाजी और किसने दिए कितने आंकड़े। क्यों दीपक? और बिल्कुल हमारे साथ 7 ऐसे पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव के दौरान देश के नब्ज को बहुत अच्छी तरह समझा है। उन्होंने समझा है चुनाव के मुद्दे को, उन्होंने समझा है इलेक्शन की कैंपेन को, उन्होंने समझा है नेताओं ने किस किस तरह से कौन कौन से नए दांव चले। इन्हीं के आधार पर वो अपना आकलन प्रस्तुत करेंगे। वो ये प्रस्तुत करेंगे कि उनके हिसाब से 17वीं लोकसभा का स्वरूप कैसा होगा, कौन से मुद्दे थे जो इन चुनाव में हावी रहे, और हम उनके आधार पर, उनसे पूछे गए सवालों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकालेंगे। तो अजय एक एक करके सवाल बता दें हम दोनों। बिल्कुल, आइए 5 सवाल हमने महत्वपूर्ण तरीके से सामने रखे अपने सभी पत्रकारों के सामने, जिसमें पहला सवाल है किस पार्टी को कितनी सीट देते हैं हमारे पत्रकार एक्सपर्ट्स। और दूसरा सवाल क्या है ये मैं आपको बताता हूं, पीएम पद के लिए कौन नेता बेहतर है। और ऐसे में हमने 4 चॉइसेस दिए हैं, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और मायावती। और उसके बाद तीसरा बड़ा सवाल हमने सामने रखा, चुनाव में किन मुद्दों को सबसे ज्यादा तरजीह दी जा रही है और प्रतिशत के आधार पर हमारे पत्रकार इसे आंक रहे हैं। मसलन राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था, कृषि, जातीय समीकरण, नेताओं के चेहरे और ध्रुवीकरण। इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चली। कुछ लोग कह रहे थे अंडर करंट है, कुछ लोग कह रहे थे नहीं 2014 की तरह मोदी लहर 2019 में भी चल रही है। इन पत्रकारों का क्या आकलन है ये हम आपको बताएंगे। और पांचवा और आखिरी सवाल हमने इनसे पूछा कि आखिरकार कांग्रेस के तुरुप के यानी कि प्रियंका गांधी के चुनाव प्रचार से कांग्रेस को फायदा मिला या नहीं मिला। ये 5 सवाल हमने सभी पत्रकारों के सामने रखे और पत्रकारों ने अपनी राय सामने रखी है। इससे पहले कि हम पत्रकारों की राय आपके सामने रखें, आइए आपको दिखाते हैं न्यूज नेशन का एग्जिट पोल जो हमने 19 तारीख को आपके सामने रखा था। सबसे पहले वोट प्रतिशत की बात कर लें तो भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ के खाते में तकरीबन 38% वोट परसेंटेज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपीए गठजोड़ के खाते में 30%, अन्य के खाते में भी 30%, और जिन्होंने अपना मताधिकार नोटा के तौर पर इस्तेमाल किया है उसके लिए 2% हम मानते हैं कि वोट शेयर गया है। तो आइए हम आगे बढ़ें, सीटों को आपको बताएं। तो सबसे पहले सीटों का एक खाका आपके सामने पेश कर देते हैं कि हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से किसको कितनी सीटें मिल रही हैं। हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से एनडीए गठबंधन जो कि बीजेपी का गठबंधन है वो क्लियर मेजॉरिटी पा रहा है और उसे 282 से 290 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस जो गठबंधन है यानी यूपीए जिसे कहते हैं उसको 118 से 126 सीटें मिल रही हैं और अदर्स के खाते में 130 से 138 सीटें जा रही हैं। अजय आप शुरुआत करें, उससे पहले मैं जल्दी से मिलवा देता हूं सभी लोगों से। रेणु मित्तल जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, 3 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है। हमारे साथ एनके सिंह साहब हैं, 3.5 दशक से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है। सतीश पिडनेकर साहब हैं, उनको भी 3 दशक से ज्यादा पत्रकारिता का अनुभव है। राजेश बादल जी हैं, 4.5 दशक के आसपास का पत्रकारिता का अनुभव है। जगदीश उपासने जी हैं, 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। टीआर रामचंद्रन साहब हैं, 4 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। और चित्रता सान्याल 3 दशक का पत्रकारिता का अनुभव है। तो सभी अनुभवी पत्रकार हमें बताएंगे कि वो देश के मूड के बारे में, परसों जब ईवीएम खुलेंगी क्या होगा उसका परिणाम, उसका आकलन करने की कोशिश करेंगे। अजय। बिल्कुल, रामचंद्रन जी वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं है बल्कि हम सबके लिए फील्ड में मिलकर हमें प्रोत्साहित करने वाले वो शख्स हैं जिनको मैं अब आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा इनका प्रोफाइल और फिर रामचंद्रन जी के सामने रखेंगे सवाल। 35 साल के पत्रकारिता करियर में टीआर रामचंद्रन ने देश के हर पहलू को कवर किया है। टीआर अभी तक आनंद बाजार पत्रिका, द टेलीग्राफ, द हिंदू और फ्रंटलाइन के साथ काम कर चुके हैं। इसके अलावा कई अखबारों और पत्रिकाओं में उनके लेख छप चुके हैं। टीवी डिबेट्स के भी ये जाने माने चेहरे हैं। तो सबसे पहले कितने नंबर्स दे रहे हैं? शुरू करिए सर।
देखिए, बीजेपी को मेरे ख्याल में अपने आप में मेजॉरिटी मिलते हुए मुझे नहीं दिखता, पर वो उसके नज़दीक ज़रूर पहुंचेंगे और सरकार बीजेपी एनडीए तो ज़रूर बनाएगी। वो मेरे ख्याल में मैं 300 या 310 के बीच में उनको दूंगा। 300 से 310 सीटें एनडीए को ओवरऑल नंबर्स। और अगर दूसरा सवाल हम आपसे पूछें, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, जाहिर सी बात है 300-310 से तो उसके पास शायद कोई विकल्प बचता ही नहीं है। नरेंद्र मोदी, दूसरा सवाल प्रधानमंत्री। एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी। और तीसरा सवाल आपके सामने रखें। एक बार ग्राफिक के जरिए देख लें कि क्या प्रतिशत इन्होंने सभी लोगों को दिया है, क्योंकि हमने बात करी है 4 चेहरों की यहाँ पर। तो ग्राफिक के जरिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि वो प्रतिशत क्या दिया है रामचंद्रन साहब ने। नरेंद्र मोदी को 70% उन्होंने दिए हैं। 70% देने का कारण सर क्यों? क्योंकि वही एक सबसे बड़ा चेहरा है इन चुनाव के अंदर। आप अपना कारण भी बता सकते हैं। देखिए, एक वही चेहरा था जो अपने आप को प्रेजेंट कर सके लोगों के सामने, और लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी पिछले 5 साल में इतनी बढ़ गई। आप कहीं पर भी बात करिए तो आम जनता ये कहती थी कि जी वोट हमारा नरेंद्र मोदी साहब के लिए है, 5 साल में उन्होंने काम कर दिखाया है, हमारी अभी और आशाएं हैं और हम चाहते हैं कि उनको 5 साल का और मौका देना चाहिए। आपका क्या असेसमेंट है? क्या वाकई उन्होंने काम करके दिखाया इन 5 सालों के दौरान? देखिए, उनके अचीवमेंट्स ज़रूर हैं, उसको नकारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ये है कि कुछ जगहों पे उनकी वीकनेसेस भी बहुत नज़र आई हैं। तो आखिरकार आप नेता बनेंगे तो कोई तो नुक्स निकालेंगे आम जनता आपके खिलाफ। तो मेरे ख्याल में इन दी ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखा है तो उनकी जो कैपेसिटी टू वर्क है वो मेरे ख्याल में लोगों में एक बड़ा सॉलिड इम्प्रेशन बन के बैठा है। और जिस तरीके से उन्होंने कैंपेनिंग की है, कोई उनके नज़दीक आ नहीं पाया। 70 जगहों पे उन्होंने मीटिंग्स एड्रेस की हैं, पूरे देश को कई बार उन्होंने चक्कर लगाए, और इस तरह का स्टैमिना पिछले 20-30 साल में और किसी लीडर में नज़र नहीं आया। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 2 नाम है सबसे पहले अगर हम बात करें, 4 नाम हमने दिए हैं। पहला नाम नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा नाम राहुल गांधी जी का। जब हम विपक्ष के नेता के तौर पर देखते हैं कि विपक्ष के तौर से कौन सबसे आगे है प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, तो बाय वर्च्यू राहुल गांधी जी का नाम आता है, नेचुरली राहुल गांधी जी का नाम आता है। जब नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी को आप कंपेयर करते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के लिए कौन सी पॉजिटिव बातें देखते हैं और राहुल जी के लिए कौन सी पॉजिटिव बातें? देखिए, मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी जी में बहुत सी पॉजिटिव बातें हैं, और सबसे पहली बात तो है कि बड़ी पॉजिटिवली देश के बारे में बात करते हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ उन्होंने किए हैं काम जो ज़मीनी तौर पे पोरेस्ट ऑफ द पुअर तक हेल्प ज़रूर पहुंचा है, और इसका एक्नॉलेजमेंट काफ़ी हुआ है। तीसरी बात ये है कि कुछ जगहों पे बड़ा चढ़ा के ज़रूर बताया है कि उन्होंने हमने इतने काम किए हैं, पर जहाँ तक वो उनकी जो नेगेटिविटी आती है वो 2 जगहों पे आती है। एक तो वो नौकरियां नहीं क्रिएट कर पाए, सबसे बड़ा एक मुद्दा ये है कि नौकरियां नहीं हुआ। दूसरी बात ये है जो इन इलेक्शंस में इतना ज़्यादा नज़र नहीं आया, फार्म डिस्ट्रेस, किसानों की जो दिक्कतें रही हैं पिछले 2-2.5 साल से, इसका एक बैकलैश देखने को नहीं मिला है इन इलेक्शंस में। अगर है कहीं अंडर करंट तो होगा अपने आप में, पर वो इतना उभर के नहीं आया। किसानों का मुद्दा हमारे देश में आपको लगता है कि एक तरह से पिछले 5 साल में गायब हो गया? क्योंकि अगर आप 2009 तक के चुनावी रणनीति को देखें तो फार्म लोन वेवर सबसे बड़ा कमबैक टिकट था यूपीए का 2009 के चुनाव में। आज अचानक किसानों का मुद्दा गायब हो गया, और वो तब जबकि देश में किसानों की आत्महत्या 2009 के मुकाबले 2014 से 2019 के बीच में तकरीबन 18 से 22% बढ़ी है। मैं सहमत हूं आपसे अजय जी, फार्म डिस्ट्रेस के वजह से आत्महत्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सबसे बड़ा सफरर इसमें महाराष्ट्र रहा है जी। महाराष्ट्र के बाद दक्षिण भी अगर आप देखेंगे, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटका हुआ, और एक जो जगह पे फार्म डिस्ट्रेस से बहुत से किसानों ने आत्महत्या की है जी। बट पता नहीं ये फोकस क्यों उनसे हट गई थी शुरू से। ये क्या राष्ट्रवाद ने किसानों को दबा दिया? सारे किसान राष्ट्रवादी हो गए और आत्महत्या कहीं दबके रह गई। किसानों की समस्या खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म हो गई, सब खत्म हो गया, सिर्फ राष्ट्रवाद चला। आई थिंक इसको हमने कुछ ज्यादा ही महत्व दे दिया राष्ट्रवाद को जी। पर अपने आप में ये महत्व रखता है। बट इससे कहें कि इससे सबके जितने प्रॉब्लम्स थी इस देश के गरीब के, वो सब रिजॉल्व हो गए, वो तो नहीं हुआ। वो तो अभी भी वहाँ पर मौजूद है जैसे पहले था।
अब देखते हैं कि अगले 5 साल में इनका प्लान क्या रहता है, किस बुरा मत मानिएगा, मैं एक सवाल हमने- पूछूं आपसे दीपक, में एक छोटा सा सवाल सर, समस्याएं जैसी थी वैसे ही हैं या शायद उससे ज्यादा बड़ी हो गई? इसके बाद भी नरेंद्र मोदी जी अगर लोगों को ये कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि हमने डिलीवर किया है, तो मानना पड़ेगा ही इज द पाइपर, ही इज द मास्टर मैवरिक। इसके अलावा कोई शब्द है नहीं। उन्हें शब्द दरअसल हिंदी में कोई शब्द मिल नहीं पाता है कि वो चमत्कारी तो हैं लेकिन जादूगर से भी ज्यादा चमत्कारी हैं। आई थिंक वो पर्सनालिटी पे भी बहुत डिपेंड करता है। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे भी वोट अगर किसी को मिलता था एन ब्लॉक, तो वो उनके नाम से ही मिल जाता था। कई लोगों ने उनसे पूछा, आप फूलपुर इतने दशकों से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर वहाँ तो कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि पूरा देश एक साथ डेवलप होना चाहिए, मैं सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बढ़ा दूंगा तो वो एक इम्बैलेंस ही नजर आएगी। तो उन्होंने फूलपुर में जितने दिन रहे सिर्फ एक ही चीज़ किया, वहाँ पर एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री आई, उसके अलावा वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ पे आज रेलवे स्टेशन के अलावा भी कुछ नहीं है। मैं बिहार में क्या था, इतनी बदहाल स्थिति है फूलपुर की, मत पूछिए। मुझे लग ही नहीं रहा था कि देश के पहले प्रधानमंत्री का कंस्टिट्यूएंसी इतना बुरा हाल हो सकता है उसका। और ये फ्लोर आप तमाम लोगों के लिए ओपन है। अगर आप टी.आर. रामचंद्रन साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जरूर आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन रामचंद्रन साहब, आपने जब मुद्दों की बात करी है तो राष्ट्रवाद को 60% का वेटेज दिया है। क्या आपको लगता है यही एक मुद्दा है? अर्थव्यवस्था को आपने शून्य माना है, कृषि को आपने शून्य माना है, जाति समीकरण को शून्य माना है, जो मैं आपका चार्ट देख रहा हूं उसके मुताबिक। आप मुझे बताइए क्यों आपको यह लगता है कि सिर्फ यही मुद्दा है और यही चला है, बाकी चीज बिल्कुल नगण्य हो गई, नेग्लिजेबल हो गई? देखिए, आई थिंक ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहिए। ये सवाल उन्होंने उठाया और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा अहमियत राष्ट्रवाद को देना चाहिए जी। अब क्या आम जनता ये मान के चल रही है कि राष्ट्रवाद एक मेजर मुद्दा है? मेरे हिसाब से कुछ है, नहीं तो इतनी भारी वोटिंग उनके फेवर में नहीं जाती। चित्रिता जी कुछ कहना चाह रही जी, प्लीज। मेरा एक ही सवाल है आपसे, अगर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 5 साल इतना काम किया, तो मेरे को लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह को कैंडिडेट बनाने की जरूरत क्या थी, क्यों थी? क्या कोई इंडिकेशन वहां से आपको मिल रहा था? नहीं, मुझे तो कोई इंडिकेशन वहाँ से नहीं मिल रहा था, ना ही मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि कोई मुझे इंडिकेशन देगा। पर एक चीज़ आई थिंक जो हमें नोट करना पड़ेगा वो ये है कि प्रधानमंत्री ने अपोज ज़रूर किया प्रज्ञा का नॉमिनेशन एज ए कैंडिडेट भोपाल से, बट उससे ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा इंटरव्यू नहीं की। उन्होंने कई लोग बाहर से उनसे कहा कि ये एक रॉन्ग डिसीजन आप ले रहे हैं। उन्हीं के एक लीडर जेडीयू के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, उन्होंने ओपन स्टेटमेंट दिया कि प्रज्ञा को, मुझे लगता है उपासनी जी इस पर अपनी कुछ राय रख सकते हैं। उपासनी जी, क्या विचार है आपका? मैं आपकी चुप्पी से मुझे लग रहा था कि आप बहुत कुछ बोलकर भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक इंटरव्यू दिया काशी में जी, उसको देखना चाहिए। उन्होंने क्या जवाब दिया साध्वी प्रज्ञा सिंह की उम्मीदवारी पर। उन्होंने कहा कि हिंदू टेरर का जो बुगे खड़ा किया गया था वो समूचे हिंदू समाज के लिए एक ब्लॉट था, उसका जवाब देने के लिए हमने प्रज्ञा सिंह को खड़ा किया, उसको उन्होंने डिफेंड किया। उन्होंने प्रज्ञा सिंह के महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने वाले बयान की आलोचना की और बहुत कड़ी आलोचना की। उनकी आलोचना के बाद ही हम देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी और अपना सुर उसमें मिलाया, बल्कि एक कदम आगे जाके मिलाया। तो मैं मानता हूं कि जो लाइन पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने ली है, प्रधानमंत्री ने उससे भी कड़ी लाइन ली है कि हिंदू टेरर का जो एक हवा खड़ा किया गया। यानी कि हम क्या कहें, ये हिंदुत्व की लाइन है या दरअसल ये अग्रेसिव हिंदुत्व की लाइन है जो आज प्रधानमंत्री जी सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए हम हिंदुत्व पर तो डटे ही हैं, लेकिन अगर हिंदुत्व पर कोई आघात करने की जरा सी भी हिमाकत करे तो ये उसका मुंहतोड़ जवाब है। या सिर्फ चुनावी बैटल, क्योंकि साध्वी प्रज्ञा भोपाल के उस माहौल में, भोपाल के उस इलेक्टोरल कॉलेज में अगर हम कहें बिल्कुल फिट बैठती थी, इसी के लिए उनको चुना गया। यस, बिल्कुल, एक तीर से 2 निशाने। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि भोपाल में दिग्विजय सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार थे और दिग्विजय सिंह ही इसके जनक माने जाते हैं, हिंदू आतंकवाद के, इस थ्योरी के। उस पर एक किताब लिखी गई मुंबई के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी की, उसका विमोचन उन्होंने किया और उसके बारे में बयान दिए। उसके बाद कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने, सुशील कुमार शिंदे या और लोगों ने बातें कही, लेकिन हिंदू टेरर की थ्योरी मध्य प्रदेश में से आई,
जिसके जनक दिग्विजय सिंह थे, और उनको जवाब देने के लिए भाजपा ने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड किया प्रज्ञा सिंह ठाकुर की उम्मीदवारी को। भले ही लोकल लेवल पर भाजपा में भी उसके विरोध में कुछ सुर उठे, लेकिन हमने देखा कि पार्टी अध्यक्ष ने और प्रधानमंत्री ने डिफेंड किया। ये सिर्फ एक तो मैं इस सवाल पर आऊंगा कि क्या साध्वी प्रज्ञा के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक रॉन्ग नंबर डायल कर दिया, मैं इस पर आऊंगा। लेकिन रामचंद्र साहब, 2 सवाल बचे हैं, वक्त की कमी है मेरे पास, इसलिए अगला सवाल जो है, क्या 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर चली? आपका क्या जवाब है? आपने कितने परसेंटेज में इसको दिया है? नहीं, मैं तो नहीं कह सकता कि मोदी की लहर चली है, पर यह बात ज़रूर है कि बाकी जितने लीडर हैं उनसे कई गुना ज़्यादा लोगों ने इनको चाहा है और इनके बारे में बड़ी ओपनली फेवरेबली बात की है। इसी वजह से मेरे ख्याल में ये एक लहर जो आप देख रहे हैं, अंडर करंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, 2014 के कंपैरिजन में मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे 2014 को देखने में मिला। बट ज़्यादातर लोगों का मानना ज़रूर है कि उन्होंने काम ज़रूर किया है। उसको यू कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई टू दैट। एक सेकंड के लिए आपको रुकूंगा, क्योंकि इस वक्त नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आ रही हैं। नरेंद्र मोदी अभी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचे हैं, वहां पर वो अपने मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्यों से मिलेंगे और उसके बाद अमित शाह ने एनडीए के नेताओं को एक डिनर दिया है। तो ये तस्वीरें हैं। इसके अलावा अजय देखकर आए थे, काफी सारी तैयारियां हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। अजय, ये भी बता दीजिए। नहीं, वहाँ तैयारियां काफी जबरदस्त हैं, खास करके मुख्यालय के बाहर काफी अच्छा तंबू कनात लगाकर इंतजाम किया गया है और उसके साथ साथ 23 तारीख को लेकर वहां पर उत्साह काफी ज्यादा है। बड़े बड़े स्क्रीन्स लगाए जा रहे हैं ताकि तमाम कार्यकर्ता वहां पर नतीजों और रुझानों को अच्छे तरीके से देख सके। अब देखना यह होगा दीपक कि वहां पर हमारा चैनल चलता है या किसी और का, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि न्यूज नेशन का चैनल वो जरूर देखना पसंद करेंगे, क्योंकि सबसे तेज नतीजे न्यूज नेशन पर आने वाले हैं। अगला सवाल हम रामचंद्रन साहब से लेते हैं कि क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा मिला है? आपको क्या लगता है? मेरा सोच यही था कि उनको ज़रूर कुछ फ़ायदा इससे मिलेगा, पर जो रुझान देखने को आया है अभी तक उसमें नहीं लगता कि कोई ग्रेट उनसे मदद मिली है, आइदर इन टर्म्स ऑफ वोट्स या सीट की बढ़ोतरी में। तो मेरे ख्याल में उनको अगर शायद 3-6 महीने पहले उतारते मैदान में तो शायद कुछ देखने को मिलता, बट इस बार कुछ खास ईस्टर्न यूपी में मिल नहीं रहा। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड वेस्ट कर दिया, आप ये मानते हैं? हाँ, मेरा मानना ये है कि टाइम बहुत कम था, मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी लाते तो शायद जी ट्रम्प कार्ड वेस्ट हो गया कांग्रेस के लिए, तो फिर कुछ बचा ही नहीं उसके बाद। नहीं, मुझे लगा आप ये सवाल रेणु जी से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे इस पर आपत्ति है कि आप ये सवाल रेणु जी से मुझे इसलिए लगा क्योंकि प्रियंका जी जो है उनके बारे में जैसी बात आई उनका चेहरा कुछ अलग सा दिख रहा था। मैंने कहा पूछना पड़ेगा कि भाई क्या बात है, मन में क्या चल रहा है। जी रेणु जी। नहीं, देखिए ट्रम्प कार्ड वो ब्रह्मास्त्र बहुत दिनों से उनको कहा जा रहा है और वो बहुत रिलक्टेंट थी पॉलिटिक्स में आने के लिए, पर वो आई हैं तो एक एंथुजियाज्म कांग्रेस वर्कर में ज़रूर आया है। वो घर से निकले हैं, आपको जैसे पता है यूपी में कांग्रेस बिल्कुल मर चुकी थी, उनका वर्कर ख़त्म हो गया था, जो लोग थे वो अलग अलग पार्टीज़ में चले गए थे, यहाँ तक कि अपना दल में भी लोग चले गए थे। तो एक बहुत अभी देखिए मैजिकल वॉन्ड तो किसी के पास है नहीं, एक प्रोसेस है जब आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, अपनी पार्टी को संगठित करते हैं, तो ये प्रोसेस उन्होंने शुरू किया है। अमित शाह जी के पास है। अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के पूरे चरित्र को बदल कर रख दिया है। वो पार्टी अब इलेक्शन मशीन बन चुकी है। उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि पूरा चरित्र बदल दिया है, अब पॉजिटिव है, वापस अलग दिशा में ले जा रही है। हम डिबेट कर सकते हैं। मैंने उस तरह से कहा था जिस संबंध में चरित्र शब्द का चरित्रण आप कर रही हैं, उसमें मैं फंस जाऊंगा उसके हिसाब से। नहीं तो इस इनका एक टारगेट अगले असेंबली इलेक्शंस भी है, क्योंकि यहाँ तो क्लियर था कि क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ, कांग्रेस को लिमिटेड सीट मिल रही है, तो ये एक उद्देश्य था कि कई जगह पे बीजेपी को डैमेज करना है। रामचंद्रन जी ने तो अपनी राय रखी है और जाहिर सी बात है हम अब अगली बारी बीजेपी के एनडीए की सरकार बनी है, उनके बिल्कुल असेसमेंट के मुताबिक 300 से 310 सीटों की बात कर रहे हैं रामचंद्रन जी। और ऐसे में अब रेणु मित्तल जी, इनके बारे में जरा पहले जान लेते हैं और उसके बाद इनसे पूछेंगे इनका आकलन क्या है। रेणु मित्तल पत्रकारिता जगत का वो नाम है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 1983 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की। इसके बाद राष्ट्रदूत अखबार की ब्यूरो चीफ के तौर पर लंबे वक्त तक कार्यरत रहे। शुरुआती दौर में ही रेणु मित्तल ने देश में कई उतार चढ़ाव देखे। इंदिरा गांधी की हत्या, बाबरी मस्जिद विध्वंस और न जाने कितने लोकसभा और विधानसभा चुनाव कवर किए।
रेणु मित्तल अब टीवी डिबेट का एक जाना माना चेहरा है। इसके अलावा वो कई अखबारों और पत्रिकाओं में अपनी राय प्रखरता से रखती हैं। रेणु, तो शुरुआत कर दें। अब आप बताइए, आपका असेसमेंट क्या रहता है? फिर एक बार मोदी सरकार? नहीं, मेरा क्लियर मानना है कि हंग पार्लियामेंट आ रहा है और इस हंग पार्लियामेंट में मैंने दिया है एनडीए को 180, यूपीए को 190 और अन्य को दिया है 173। मेरा मानना है कि बहुत बड़े बड़े ब्लॉक्स आ रहे हैं। ममता का ब्लॉक है, वहाँ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी का ब्लॉक है, उधर टीआरएस है, उधर जगन रेड्डी है, वहाँ डीएमके इज़ डूइंग वेरी वेल। नॉर्थ ईस्ट में अपना अलग पिक्चर है, वहाँ बीजेडी है। तो ये जो बीजेपी की कोशिश है कि भाई हम फिर से आ रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत कमज़ोर है। इसमें मीडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है मोदी जी की, और जो एग्जिट पोल आए हैं हमने क्या कर दिया? शामिल नहीं ना मीडिया में आती है रेणु जी, आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते। नहीं, देखिए जो एग्जिट पोल आए हैं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड हैं और इसमें बहुत सारे एनोमलीज हमारे सामने आए हैं। लेकिन यूपीए को 190 देना, क्या ये भी एग्जैजरेशन नहीं है? नहीं, ये एग्जैजरेशन नहीं है, क्योंकि देखिए डीएमके बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कितनी सीटें ले जाएगी डीएमके? मैं कहती हूँ कि डीएमके को 25 से 30 के बीच में सीट आ सकती हैं। एआईडीएमके का 3-वे स्प्लिट हो गया है, उनके वो सीट आना का बहुत। तो चलिए रेणु जी, अगर आप डीएमके की बात कर रही हैं, रेणु जी आप डीएमके की बात कर रही हैं, 190 का ब्रेकअप लेना चाहिए। इसलिए ले लीजिए ब्रेकअप, मैं तो ब्रेकअप करके अगर डीएमके की बात हम कर रहे हैं, ये तस्वीरें आ रही हैं। अजय, 1 मिनट के लिए मैं तस्वीरों को डिस्क्राइब कर दूं। नरेंद्र मोदी का पूरा मंत्रिपरिषद, कैबिनेट, राज्य मंत्री, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, उनके कामकाज का ब्यौरा लेंगे, और ये भी खबर वहां से निकल कर आ रही है, प्रधानमंत्री यहां पर आ चुके हैं और प्रधानमंत्री 100 दिन आगे कैबिनेट क्या करेगी इस पर भी लोगों की राय ले सकते हैं। इसके बाद हाई टी का कार्यक्रम रखा गया है और हाई टी के इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री एनडीए के नेताओं के लिए अमित शाह ने जो डिनर दिया है उसके अंदर शामिल होंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री राजनाथ सिंह तस्वीरों के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के अंदर यह कार्यक्रम चल रहा है और रिजल्ट आने से ठीक एक दिन पहले, एक दिन का गैप है रिजल्ट आने में। इसमें हमें इस बात को ध्यान देना चाहिए कि अगर आप जो बैठने की श्रृंखला है उसके आधार पर भी देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह के बाद तीसरे नंबर पर राजनाथ सिंह रहे, जिन्हें सबसे ज्यादा रैलियों में आमंत्रित किया गया और सबसे बड़े पैमाने पर कैंपेन करते हुए राजनाथ सिंह भी दिखाई दिए और साथ में नितिन गडकरी भी दिखाई। बिल्कुल, और इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो हम सबों को ध्यान देना चाहिए। सरकार बने या ना बने, सरकार के बारे में असमंजस की स्थिति हो या ना हो, यह 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में और खास करके भारतीय जनता पार्टी अभी से अपने सरकार में होने, उसके बाद के कार्य प्रणाली को लेकर 100 दिन का कार्यक्रम क्या होगा, 6 महीने का टारगेट क्या है, अगले 1 साल का टारगेट क्या है, इसको लेकर अगर आज से चिंता कर रही है और इसको लेकर आगे बढ़ रही है, तो आप सोचिए कि पिछले 5 साल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब भी बैठकें हुई हैं उसमें न जाने कितने हजारों पीपीटी प्रेजेंटेशंस बनाकर इन तमाम कैबिनेट मंत्रियों ने प्रस्तुत किया है। तो यह बताता है कि एक बहुत ही प्रोफेशनल अप्रोच से प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या नतीजा आता है यह तो 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी हम रेणु जी के नतीजे की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और रेणु जी मुझे बताइए कि 190 आपने यूपीए को दी है, तो मुझे बताइए कि इसमें 190 में ब्रेकअप क्या होगा? आप कांग्रेस को कितनी दे रही हैं, डीएमके को कितनी दे रही है, एनसीपी को कितनी दे रही हैं, आरजेडी को कितनी दे रही हैं? बताती हूँ। बिल्कुल। उसमें कांग्रेस को मेरे हिसाब से 120 से 125 सीट आ रही है, क्योंकि 120 से 125। हाँ, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और कुछ स्टेट्स में उनका काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस रहा है। और उसके अलावा आपके देखिए डीएमके है, उनका एक एलआई, आरजेडी है, एनसीपी है। एनसीपी को आपके हिसाब से कितनी सीटें मिल सकती हैं? एनसीपी को मैंने 14 सीट दी है महाराष्ट्र में, क्योंकि मेरा मानना है कि विदर्भा में, मुंबई में और मराठवाड़ा में, क्योंकि शरद पवार ने एक इमोशनल पिच ली है, तो मेरे को मानना है कि अलायंस की वहाँ पर 30 सीट आ रही है और जबकि बीजेपी और शिवसेना की 18 सीट आ रही है। और उधर आरजेडी और बिहार में सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? सतीश जी, मैं खत्म कर लूं, फिर इस पार्ट को खत्म कर लेती हूँ। और मेरे को लगता है कि आरजेडी जैसे एग्जिट पोल्स को 4 सीट दे रहे हैं अलायंस को, मतलब ये थोड़ा लाफेबल है। थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करके आपके हिसाब से 9 से 11 सीटें आरजेडी को आ रही हैं क्या? आरजेडी को अच्छी सीटें आ रही हैं, जिस तरह से चुनाव वहां पर लड़ा गया है और जिस तरह से कास्ट क्योंकि आपके आंकड़े के हिसाब से आरजेडी को 9 से 11 सीटें
आने चाहिए, उससे भी ज्यादा आ सकती है, उससे भी ज्यादा आ सकती हैं। और उसके अलावा उधर जेडीएस है कर्नाटका में जी, और झारखंड में आपको लगता है कि कांग्रेस गठजोड़ बेहतर कर सकता है? झारखंड में कांग्रेस और उसका बीजेपी को मेरे को लगता है 2 से 3 सीट आएगी, बाकी जो है इस अलायंस को जा रही है। तो खराब कहां कर रही है कांग्रेस का अलायंस? कांग्रेस बताती हूँ, कांग्रेस राजस्थान में खराब कर रही है, जहां मुझे लगता है 4 से 5 सीट आएगी, क्योंकि जिस तरह से टिकट बटा है राजस्थान में, क्योंकि मैं राजस्थान को बहुत क्लोजली देखती हूँ, इसलिए मुझे पता है कि राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 4 से कम भी आ सकती है। और मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में वही स्थिति है रेणु जी। फिर देखिए गहलोत जी का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा शायद। और मध्य प्रदेश को लेकर क्या? मध्य प्रदेश में मेरे को लगता है कि 10 से 12 सीट कांग्रेस की आराम से आ रही है। जो सीटें उनको 89 के बाद नहीं मिली, वहां आने की उम्मीद है, जैसे इंदौर है, जबलपुर है, भोपाल भी मैं गिन रही हूँ इसमें, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। दीपक उस पर ज्यादा बता सकेंगे, प्राइवेटली आप पूछेंगे तो ठीक आंसर दे देंगे। ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ। दीपक ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर मुंह लगा दिए। मैंने कह दिया है कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जीतने की प्रबल संभावना है भोपाल। मेरा एग्जिट और एग्जिट खुद का आकलन ये है। मुझे मुश्किल लगता है। तो इस सिचुएशन में देखिए एनसी की भी सीटें आ रही है कश्मीर में, तो जिस तरह से अलायंसेस हुए हैं, आप 2004 में वापस जाएंगे तो बीजेपी और कांग्रेस बराबर से थे, पर क्योंकि अलायंस ने अच्छा किया था। भाई आपको ये तस्वीर देखनी पड़ेगी भाई, इतनी बड़ी माला आजकल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दिखाई नहीं देती, बहुत लंबे अरसे बाद एक बड़ी माला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में आमतौर पर आजकल बड़ी मालाओं को या बहुत बड़े गुलदस्ते देने को लेकर प्रतिबंध है, एक तरह से रोक लगाई गई, कहा गया है कि बस एक फूल दीजिए अपने आप में काफी है। लेकिन आज एक बड़ी माला सामने रखी गई है, ये बता रहा है कि किस तरह से एनडीए गठजोड़ आज एक साथ होता दिखाई दे रहा है और एनडीए के सभी घटक दल भी आज यहाँ सामने रामविलास पासवान दिखाई दे रहे हैं, हरसिमरत कौर बादल दिखाई दे रही हैं, शिवसेना दिख रही है, रामदास अठावले दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे अपना विदेश का दौरा, जहां पर वो छुट्टी बनाने गए थे, उसको कट शॉर्ट करके शाम को अमित शाह के डिनर में पहुंच रहे हैं। मुंबई से कुछ खबरें आ रही थी कि आप आएंगे या नहीं? नहीं, वो उन्होंने अपना दौरा कट शॉर्ट कर लिया, आ रहे हैं। कल तक नहीं आ रहे थे, आज यहाँ पहुंच गए हैं, तो जाहिर सी बात है हर कोई पहुंचेगा ही। विकल्प की स्थिति अगला सवाल अगला सवाल नहीं, ऐसा तो नहीं दीपक जी की फेयरवेल डिनर हो रहा है। वो जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जिसकी जैसी भावना होती है वो वैसी मुहूर्त। देखिए रामचंद्र जी बगल में बैठे हैं, आप उनके आकलन को इस तरह से ध्वस्त करेंगे, वो कहेंगे भाई मेरी भावना ऐसी बिल्कुल नहीं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं रेणु जी, और अगला सवाल है पीएम पद के लिए आप किसको सबसे बेहतर मानती है? हमने परसेंटेज में मांगा है, तो आप अपना डाटा बता सकती है, ग्राफिक चल जाएगा स्क्रीन पर। देखिए क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझे लगता नहीं कि इन चारों में से कोई भी बनेगा पीएम, क्योंकि देखिए पिछली बार जब हमने देखा, मेरे को तो लगता नहीं कि मोदी जी पे क्योंकि नंबर इतना मुझे दिख नहीं रहे आते हुए कि मोदी जी बनेंगे। राहुल गांधी भी इस सिचुएशन में बहुत डाउटफुल है कि वो आपके हिसाब से डार्क हॉर्स क्या है? नहीं, ऐसा स्पेकुलेट करना मुश्किल है। देखिए कौन सोचता था कि देवेगौड़ा बनेंगे या गुजराल बनेंगे? जिस आदमी पे लीस्ट वीटो होगा इस कॉम्बिनेशन में, उसकी कहानी तो लालू प्रसाद यादव सबसे बेहतर बताते हैं, लेकिन खैर उस कहानी पे नहीं जाऊंगा। जगदीश जी, मैं ये कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है रेणु जी के असेसमेंट पे आपको क्या कहना है? कि ये वही दौर रेणु जी शायद उसकी कल्पना कर रही है जब डमी प्रधानमंत्री बिठाए जाते थे, जिनका कोई मास बेस नहीं होता था और जिनकी चाबी कांग्रेस के हाथ में होती थी। अगर वैसी स्थिति नहीं आने वाली है, कम से कम ये कांग्रेस से भी हो सकता है, कांग्रेस से भी हो सकता है, अगर एक्सेप्टेबिलिटी बन गई, व्हाई नॉट? हो सकता है राहुल जी के अलावा कौन? राहुल जी के अलावा कौन? ये अच्छा सवाल है। राहुल जी के अलावा कौन कांग्रेस? बहुत अच्छा नाम है, वो है खड़गे जी का, जो लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन थे। ऑपोजिशन का पद उनको दिया नहीं बीजेपी ने, दिया नहीं, पर वो ऐसे ही एक्ट करते थे। आप उनकी स्पीचेस सुनिए, द वे ही यूज्ड टू कंडक्ट हिमसेल्फ, बहुत ही बढ़िया। और उनको मैं यहाँ से अभी ब्रेक पे जाऊंगा तो सीधे खड़गे जी को फोन करूंगा और बोलूंगा कि इस क्लिप को रेणु जी की जरूर सुनना, कि खड़गे जी आपका नाम उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए चला दिया। 7-8 बार के एमएलए रहे, ऐसा ना हो कि कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा रही है। कर्नाटक में उनको सीट जीतना मुश्किल हो रहा है, प्रधानमंत्री बना रही है उनको। ऐसा है कि हम लोग उनका चेला उनके सामने खड़ा है। मुझे लगता है अगर ये कैलकुलेशन है सही निकले
तो प्रियंका गांधी को तो सुपरस्टार घोषित कर देना चाहिए। उनके आने के बाद में कांग्रेस में बाकायदा क्रांति हो गई है। इतना सीटें नहीं आ रहा यूपी में कि क्रांति हो जाएगी कांग्रेस। और इसके अलावा जो है राहुल गांधी को जो है आप इतनी गहन चिंता के साथ क्या सुन रहे हैं? उन्होंने भी सफलता हासिल की। वो तो बीजेपी ने भी। रेणु जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि चुनाव में किन मुद्दों को ज्यादा तरजीह मिली है आपके हिसाब से? कौन सा मुद्दा चुनाव का फोर फ्रंट पे रहा है? देखिए भले ही मीडिया, फिर मैं मीडिया पे आ गई। मीडिया भले आप भी उसी का पार्ट है रेणु जी, आप ये भूल जाती हैं, आप भी उसी का पार्ट है। भले ही मीडिया इसकी बात ना करे। नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आप डिफरेंशिएट कर रही हैं गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। रूरल डिस्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर था। हमने असेंबली इलेक्शंस में देखा, अपने मध्य प्रदेश में आप लोगों ने अभी कहा कि वो इशू आया ही नहीं। हम लोग रेज नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि ग्राउंड पे वो नहीं है। कर्जी माफी जरूर उससे फायदा हुआ था कांग्रेस को और बाकी इश्यूज पे। तो ये रूरल डिस्ट्रेस जो है, रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत जबरदस्त दिखा इस इलेक्शन। रेणु जी आपने तो चेहरों को गायब कर दिया। मोदी जी का चेहरा काम ही नहीं आएगा तो फिर ये मुखौटे हैं किसके लिए? देखिए मोदी जी का चेहरा, लड्डू भी मुखौटे लगा के बन रहे हैं। मोदी जी का चेहरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि वो हम लोग कॉन्स्टेंटली उनको दिखा रहे थे, बार बार रोज 24 घंटे टीवी पे। तो लोग उससे भी एक रिएक्शन होता है, मेरा मानना है। इनके सर क्या आप और अगर 23 तारीख को उसी चेहरे मोदी जी का चेहरा नहीं है, 23 तारीख को उसी चेहरे को चुन लिया तो रेणु जी आप क्या कहेंगे? अगर 23 को कोई बात नहीं, मैं कहूंगी आई वाज रॉन्ग, नो प्रॉब्लम। बट मुझे लगता नहीं कि इस सिचुएशन में, नहीं तो फिर आपको केव में जाने की, फैंसी ड्रेस करने की, ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं थी लास्ट फेज से पहले। क्या मतलब अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं कि 300 सीटें आ रही हैं तो फिर क्या जरूरत थी ये सब करने की? अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इश्यूज के ऊपर, आप नेशनलिज्म यानी उपासना करने को भी आज रेणु जी बख्श नहीं रही हैं। बस इतना ही आज आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इश्यूज पे पीएम ने नहीं बोला। केदारनाथ यात्रा वो पहले भी गए, उनके फोटो आपने नहीं देखे, वो ऐसे ही कपड़े सर आपने देखा गर्भगृह में एक कैमरामैन खड़ा था और वो पीएम जब गर्भगृह में सिर झुका रहे उनके सामने उधर एक कैमरामैन था, पीछे से वो फोटो ले रहा था। इंदिरा जी का फोटो देखा या नहीं? वैष्णो देवी की गुफा में फोटो कैमरा उनके सामने भी खड़ा ही है फोटोग्राफर। अच्छी बात है, पर हर चीज फोटो। मदर से मिलने जाएंगे तब भी फोटो। आप हम सब अपनी मदर से मिलते हैं, मतलब डज इट मीन फोटो होना चाहिए? एक कैमरा। अब फटाफट अगले दो सवाल पे आ जाते हैं। अगला सवाल है कि क्या इस चुनाव में मोदी लहर चली? जवाब ना होगा आपका। नहीं, मेरे को लगता नहीं। देखिए मैं ये इतना कहूंगी कि मोदी सेंट्रिक इलेक्शन था। कुछ लोग मोदी के पक्ष में थे, जैसे मिडिल क्लास था और अर्बन एरियाज था, और कई लोग वो मोदी को हटाने के लिए वोट कर रहे थे। तो मोदी वाज द सेंटर ऑफ दिस इलेक्शन डेफिनेटली। नहीं, वो फिर वेव नहीं हुआ। वो वेव हम उसको अलग बात कहेंगे। अजय ने दूसरी बात कही, वेव की बात नहीं की। उन्होंने कहा देन ही वाज फेस ऑफ द इलेक्शन। कम से कम चुनाव का चेहरा तो थे वो। In that sense, yes, but I don't. लेकिन आपने चेहरों को 0 नंबर दिए हैं, चुनाव में चेहरे चला ही नहीं। पर दीपक पूरे 5 साल मोदी जी के अलावा बीजेपी का और कोई चेहरा सामने आया भी नहीं। बाकियों को तो हराने बीजेपी के पास मोदी जी के अलावा और कोई चेहरा है भी नहीं। मोदी जी, ये भी आपको मानना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि मोदी को एक ब्रांड की तरह पेश किया और उस ब्रांड की तरह उनको बिल्ड किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और वो आज की एक्सरसाइज नहीं है। नहीं तो इसीलिए ना आपका, आप देखिए ना जी, जब मोदी अपने भाषणों में ये बोलते थे कि आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जा रहा है। इसका एग्जैक्टली है कि उनके दिमाग में प्रत्याशी या पार्टी कहीं कोई है नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे वोट दो। वो अपने कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं करते। अगर मैं अपने आप को डेविल्स एडवोकेट मानूं, शाहरुख खान की फिल्म आती है, सलमान खान की फिल्म आती है, कोई बाकी देखता है स्टार कास्ट कहाँ है? एक ब्रांड, एक नाम। वही तो बात। शायद ये फिल्म है जो पूरी देश के सामने है। एक ब्रांड, एक नाम, बाकी और कोई नहीं है। दीपक ने अभी यही बात कही है कि पर इन डेमोक्रेसी लोग सरकार को चुनते हैं। तो वाज नॉट अ पार्टी जो पर्सनालिटीज पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है ना, इश्यूज पे अपने आप को प्रोजेक्ट करते थे। अगर आज मैं बीजेपी का प्रवक्ता होता तो मैं ये कहता, वक्त बदला, दस्तूर बदला, पार्टी बदली, पार्टी विद डिफरेंस नाउ। चलिए आखिरी सवाल रेणु जी, आखिरी सवाल आपसे, वो आप ये बताइए कि क्या प्रियंका के आने से कांग्रेस को फायदा मिला? आपका क्या असेसमेंट है?
देखिए, प्रियंका के आने से लिमिटेड फायदा मिला कांग्रेस को। उन्होंने अपने वर्गर को संगठित किया और एक प्रेजेंस आई, मीडिया में बहुत प्ले मिला प्रियंका गांधी को, राहुल को भी इतना नहीं मिलता। शी वाज द डार्लिंग ऑफ द कैमराज एंड द प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो डेफिनेटली उससे कुछ हद तक, पर वो कितना कन्वर्ट हुआ सीट्स में, ये मुझे थोड़ा डाउट है, क्योंकि मुस्लिम्स के अलावा बहुत ज़्यादा प्लस वोट कांग्रेस के पास नहीं आ रहा था। कुछ जगह ब्राह्मण वोट आया जहाँ कांग्रेस स्ट्रांग थी। मुझे लगता नहीं कि यूपी में उनकी बहुत ज़्यादा सीटें आ रही हैं, तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। सतीश जी, आपको क्या लगता है, प्रियंका क्या इस इलेक्शन के अंदर उनको माना जा सकता है कि एक नया फेस था, नया चेहरा आया था और इलेक्शन को उन्होंने उस हद तक प्रभावित किया, जितना बड़ा उनका नाम है, जितने बड़े परिवार से वो आती हैं? नहीं, बड़ा नाम है, बड़े परिवार से हैं, ये बात सही है, लेकिन जो उम्मीदें लोग प्रियंका से लगाए बैठे थे वो पूरी नहीं हुई। ये माना जा रहा था जो ट्रम्प कार्ड है, इसके आने के बाद में जो है कांग्रेस रिवाइव हो जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि इसकी होना भी नहीं चाहिए था। आखिर कोई प्रियंका को वोट क्यों दे? क्या इसलिए कि उसकी शक्ल इंदिरा गांधी से मिलती थी? ये तो कोई वजह नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि मोदी को लोगों ने बहुत देखा परखा है, उसके बाद में अपना विश्वास व्यक्त किया है। लोगों ने जो है गुजरात देखा है, लोगों ने जो है केंद्र में उसको दिखा है, उसके बाद अपना विश्वास। गुजरात तो देखा ही है। पेंडेकर जी, लेकिन एक सवाल है, प्रियंका गांधी की जितनी आप रैलियों को देखें या फिर उनके जो रोड शोज हैं उनको देखें, बहुत आडंबर नहीं दिखा, लेकिन लोग सामने आए। क्या ये अपने आप में अच्छा नहीं है कि आज कम से कम कांग्रेस के बारे में लोग जानना तो चाहते हैं? वरना उत्तर प्रदेश में और बिहार में हम लोगों ने तो देखा है, दफ्तर के बाहर हम लोग तो ऐसी बने, जुबान ऐसी होती थी कि वहां पर कोई आदमी भी नहीं दिखाई देता था। शब्द मैं नहीं इस्तेमाल कर सकता, लेकिन आदमी भी नहीं दिखाई देता। मैं आपको एक रामचंद्र गुहा का ये डायलॉग बताऊं। एक लेख में उन्होंने लिखा था, जब 4 साल पहले जब 44 सीटें रह गई थी कांग्रेस की, और जो है वह तब राहुल गांधी काफी उभर कर आ रहे थे जी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, राहुल गांधी को या तो अपना प्रोफेशन बदल लेना चाहिए या शादी कर लेनी चाहिए। और उसके पीछे उनका तर्क ये था कि पहले कांग्रेस एक फिनिक्स पक्षी की तरह थी, हार जाती थी, मर जाती थी, लेकिन फिर से उभर के आती थी। पर तब कांग्रेस को 200 सीटें मिलती थी, पर कांग्रेस में अब वो क्षमता नहीं है, अब 44 सीटें। इसमें कांग्रेस का फिर से जो है पुनर्जागरण नहीं हो सकता। सतीश जी, आपकी जो टिप्पणी थी, जो कोट किया, उसका आखिरी या तो पुनर्जीवित प्रोफेशन बदल लें या शादी कर लें। शादी करना क्या इतना बड़ा अभिशाप है? नहीं, शादी करने मतलब मुझे लगता है इस पर हमें विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं मजाक कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये किसी का बहुत ही व्यक्तिगत विषय है, बहुत ही व्यक्तिगत विषय है। फिलहाल हम रामचंद्र गुहा जैसे लेखक ने एक वाकया अपने लेख में लिख कर, ठीक है, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सतीश जी से उनकी राय जानेंगे कि वो कितने नंबर्स देखते हैं। और हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीर आ रही है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, वो पहुंच गए हैं दिल्ली। सुबह हमने आपको उनकी तस्वीरें दिखाई थी जब वो पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए निकलने वाले थे। तब उनका कहना था कि ईवीएम पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस बात को कई बार कई फोरम पर एक्सप्लेन कर चुका है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। और आज एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुद्दा जो है गर्म हो चुका है, बिल्कुल गर्म हो चुका है। हम सुनेंगे 23 तारीख को अगर गलती से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है या इलेक्ट्रॉनिक, गलती से क्यों? नहीं, वो तो जीत जाती है तो जीत जाती है तो मैं बदल लेता हूं अपने शब्द। आपने मुझे टोका तो मैं बदल लेता हूं अपने शब्द, क्योंकि बीजेपी के बहुत सपोर्टर्स आपके इस एक शब्द को लेकर बहुत कुछ कहने जाएंगे, इसलिए न्यूज नेशन बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा।